So first unit in electrical machines, that is related with the basics, the basic concepts, the production of a magnetic field. Okay, what is a machine first of all? Electrical machine. So electrical machine is equipment which is converting mechanical energy into electrical energy, okay, or electrical energy into mechanical. Okay, means there is a energy conversion from electrical to mechanical or from mechanical to electrical. Only that equipment, that device we consider as a electrical machine. If energy conversion is not taking place, then that device is not a electrical machine. Because in this subject, ठीक है, आप पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में और बाकी डीसी मशीन के बारे में इस फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर में. तो ट्रांसफार्मर में आप देखेंगे कि उसमें मैकेनिकल कन्वर्जन नहीं हो रहा है, इनपुट भी इलेक्ट्रिकल है, आउटपुट भी इलेक्ट्रिकल है. सो ट्रांसफार्मर इज नॉट ए इलेक्ट्रिकल मशीन, बट स्टिल वी आर स्टडिंग इट with machines. That is because its characteristics, equivalent circuit, many things resembles with induction motor. So it is much similar in characteristics with that with other type of machines, electrical machines. So that's why we study it in the same subject. Okay, but in the first unit, some basic concepts are there. So first basic element, that is resistor or the resistance generally. So, so what is resistance? Basically, it is the opposition to the flow of current. So resistance depends on the type of material. Okay, like gold, silver. Okay, then copper, then aluminium. अब रेजिस्टेंस अगर गोल्ड का कम है लेकिन उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो उससे तो हम कुछ बनाएंगे तो वो तो महंगी बहुत बन जाएगी चीज़, तो वो तो वैसे कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं है. इसलिए जो है यूज़ नहीं करते हम इन चीज़ों का. मैक्सिमम यूज़ होता है दो एलिमेंट्स का, कॉपर और एल्यूमिनियम. कितने भी टाइप के आप मशीन्स देख लो, चाहे तो पावर सिस्टम के अंदर देख लेना, जो वायर्स जो बनती हैं कॉपर की होती हैं या फिर एल्यूमिनियम की होती हैं. हो सकता है एलॉय भी बना लें कोई इसका, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम. हाँ, एक एप्लीकेशन कि कहाँ पे यूज़ करना है हमें इसको, ये भी देखा जाता है. ठीक है, जैसे वायर्स हैं, सिंपल वायर. अब आपको मतलब जो फील्ड क्या है, घर के बाहर लगाना है, पोल के ऊपर जो वायर्स आते हैं वो ज़्यादातर एल्यूमिनियम के होते हैं. वाइट कलर का ऐसा ही दिखता है, सिल्वर जैसा कुछ, तो वो एल्यूमिनियम के बनते हैं. घर के अंदर जो वायर्स हम लगाते हैं ये कॉपर के होते हैं. कॉपर एक्सपेंसिव, मतलब महंगा होता है काफ़ी इससे, एल्यूमिनियम से. अब एक आपको प्रैक्टिकल केस बताता हूँ. ये मोटर जो फ़ैन है, जैसे फ़ैन, हम मशीन्स की अभी बात हुई थी कि मशीन इज़ having a conversion from electrical to mechanical. So which device could be that which is converting mechanical energy into electrical? That is generator. जनरेटर ये होता है ना कि इनपुट हम मैकेनिकल लगाते हैं और आउटपुट में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है. सो जनरेटर इज ए इलेक्ट्रिकल मशीन. और रिवर्स, दैट इज ए मोटर. इन मोटर वी आर गिविंग इलेक्ट्रिकल इनपुट बट वी आर गेटिंग मैकेनिकल आउटपुट. रोटेशन हमें मिलती है ना, दैट इज मैकेनिकल. सो मोटर इज ऑल्सो ए मशीन. अब ये जो फ़ैन है हमारे पास घर में, या नॉर्मली जो जो भी फ़ैन है कहीं हम लगाते हैं, वो मोटर ही है वो भी, क्योंकि उसके अंदर जो है हम इनपुट हम दे रहे हैं वो तो ये है इलेक्ट्रिकल है और आउटपुट मैकेनिकल मिल रहा है. तो अब इसके अंदर हम कौन सा मेटल यूज़ करते हैं? तो यूज़ हम कॉपर भी कर सकते हैं, एल्यूमिनियम भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बेस्ट है कॉपर. रेजिस्टेंस उसका कम है, एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस जो है ज़्यादा है. तो प्रैक्टिकल केस क्या होता है, ये कंपनी के ऊपर होता है. कहते हैं कंपनी का फ़ैन है,
कोई लोकल फ़ैन है, तो लोकल है वो जल्दी जो है बर्न हो गया, मोटर उसकी फूक गया जल्दी। तो उसमें क्या होता है लोकल में, या कीमत जिसकी कम होती है, बेसिकली वो एल्यूमिनियम लगा देते हैं उसमें अंदर जो वाइंडिंग करते हैं। वाइंडिंग खैर हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। तो ये प्रैक्टिकली ये कुछ केसेस हमारे सामने आते हैं। कभी रद्दी में बेचोगे ना इसको फ़ैन को, तो रद्दी वाला भी समय पहले यही देखता है, अंदर उसको खोल के मोटर में देखेगा कि वाइंडिंग कॉपर की है या एल्यूमिनियम की है। कॉपर की है तो कीमती है वो चीज़, और अगर एल्यूमिनियम की है तो उसकी कीमत नहीं है कुछ। अब मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि पोल पे जो बाहर हम एल्यूमिनियम ही लगा देते हैं, अगर कॉपर लगा देंगे ना तो इंडिया में एक फैक्ट ये है कि चोरी कर लेंगे लोग उसको, कीमती चीज़ बाहर छोड़ देंगे अगर। सर अगर वो टूट जाए तो, वाइंडिंग टूट जाए तो भी उतनी कीमती होगी वो? हाँ बेटा, वो एक्चुअली रद्दी के जो मैं कबाड़ी का एग्जांपल दे रहा था ना, वो मेटल की कीमत लेते हैं वो, तो वो उसको फिर से जोड़ लेंगे मेल्ट करके। मतलब उनको कीमती मेटल मिल रहा है तो ज़्यादा पैसे देंगे। ठीक है, तो घर के अंदर यूजुअली हम कॉपर ही करते हैं। लेकिन इसमें नुकसान हमें ये उठाना पड़ता है कि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये हीट इसमें ज़्यादा होती है। एक फार्मूला आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। सो आई करंट, द स्क्वायर ऑफ द करंट। तो करंट जितना ज़्यादा बढ़ेगा उसके स्क्वायर की फॉर्म में हीट बढ़ेगी। और टी, आर इज रेजिस्टेंस, सो रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, देन दैट मीन्स हीट विल ऑल्सो इंक्रीज, द मेटल दैट विल हीट मोर, ज़्यादा टेम्परेचर होगा उसका, गर्म ज़्यादा हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम ज़्यादा गर्म होगा एज़ कम्पेयर्ड विद कॉपर। तो ओवर हीटिंग दैट विल बर्न द मोटर। इंसुलेशन जो है बर्न हो जाती हैं। इंसुलेशन खैर ये चीज़ें तो हम आगे पढ़ेंगे अपनी आने वाली यूनिट्स में। तो वो जल्दी फूक जाता है, लाइफ कम होती है मतलब उस चीज़ की। कीमत तो कम है क्योंकि एल्यूमिनियम लगाया है, सस्ता बन गया है, लेकिन उसकी लाइफ कम होगी, वो जल्दी मतलब बर्न हो जाएगा, दोबारा वाइंड करवाना पड़ेगा उसको फिर। सो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। So one of the basic elements, resistance and inductance, two elements will be there, the basic elements which we will be dealing with in a machine. Okay, so unit is ohm. Okay, ये तो general thing है. Okay, behavior of material, हाँ ये चीज़ थोड़े डिटेल में आपको आगे बताएंगे। या रेजिस्टेंस, रजिस्टर इज ए डिसिपेटिव एलिमेंट। ठीक है, मतलब एनर्जी इसमें लॉस हो रही है बेसिकली, जो हीट जो हो रही है एनर्जी, दैट इज़ अ लॉस, होना नहीं चाहिए। एंड अनदर ड्रॉबैक इज that it will burn the motor, any type of machine, not only motor, the generator as well, any type of machine. So there are two main losses due to high resistance. So proper cooling we have to maintain. For cooling I can give an example, जैसे कि फैन है, फैन तो चलिए छोटा है, या मतलब इस टाइप की डिवाइस है, इनमें क्या होता है कि जो बड़ी मोटर्स होती हैं उसमें साथ में एक छोटा फ़ैन भी लगा देते हैं कि मतलब एयर उसके थ्रू वेंटिलेशन जो चलता रहे। ठीक है, तो फ़ैन है, जैसा फ़ैन चल रहा है तो वो भी अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है, हीट डिसिपेट हो रही है इसके ऊपर से। ठीक है, इसी तरह से हाँ, जैसे ये गीज़र्स होते हैं, गीज़र पानी गर्म करने का जो गीज़र होता है, उसके अंदर फुल होगा अगर गीज़र, आप चलाओगे वो कुछ लॉस नहीं है उसमें, पानी हीट होगा अपने आप ऑफ हो जाएगा। अगर खाली को चला दिया ना, बर्न हो जाएगा। इसी तरह से वो होती हैं जो इमर्शन रॉड होती हैं, पानी गर्म करने की रॉड जो होती है, पानी के अंदर लगा के रखोगे तो चलेगी, वैसे ऑन कर दी तो बर्न हो जाएगी, फूक जाएगी। बिकॉज द वाटर दैट इज़ अ कूलेंट। ये कूलर्स, आजकल कूलर कम हो गए हैं, एसी कॉमन ज़्यादा हो गए हैं। तो कूलर में पंप होता था पहले, तो पंप भी ऐसा होता था कि अगर कूलर में पानी भरा हुआ है तो पंप को कितना चला लो नहीं फूकता था। अगर पानी नहीं है और फिर भी पंप चला रखा है कूलर का तो जल्दी वो फूक जाता था, क्योंकि पानी कूलेंट होता था उसका। हीट जो है ना बेसिकली हमें उसे डिसिपेट करना होता है। हीट ज़्यादा हुई तो मोटर समझ लो बर्न होगी, मोटर या एनी टाइप ऑफ मशीन। हाँ, एक और प्रैक्टिकल केस इसमें बताता हूँ आपको। लोड, द लोड मीन्स हाउ मच लोड वी आर पुटिंग ऑन द मशीन। मोटर की कैपेसिटी कुछ है, उससे ज़्यादा लोड उस पर डालेंगे, देन द मोटर विल ड्रॉ मोर करंट। सिमिलर इज द केस विद जनरेटर। वी इंक्रीज द लोड, then the machine will increase the current. Current increases means heat will increase. Joules law of heating, I square RT in the square of the terms.
the heat will increase. So overloading means overheating. So that is why we always avoid overloading. तो कहते हैं ना ओवरलोडिंग मत करना है किसी भी उसको मशीन को, वो इसलिए कहते हैं कि करंट ज़्यादा बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी तो जो है मोटर बर्न हो जाएगी, मोटर या मशीन जो है हमारा वो बर्न हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद में ये हीट आती कहाँ से है? बेसिकली इट इज द सेम एनर्जी input electrical energy, some energy we are getting in the output in the form of mechanical energy, and some energy is lost in the form of heat. Means energy conversion from electrical to mechanical and also from electrical to heat. तो जाएगा तो इनपुट में से ही, तो वो लॉस है एक तरह से। लॉस यही होता है ना, जो एनर्जी हम इनपुट में लगा रहे हैं और वो आउटपुट में हमें नहीं मिल रहा है, तो दैट इज अ लॉस. It decreases the efficiency. Losses should be zero. Ideally, they should be zero, but practically they are not zero. Okay, but that should be low. So it means the heat should be very less. We should avoid it. So resistance, that is a big reason which develops heat in the conductor. So what is the main conclusion from this concept of resistance? That mostly copper is used in all of the type of machines. In every type of machine you consider that copper is there. Okay, because price is also comparatively affordable and resistance is less, so it is having almost all the desirable characteristics. तो कहीं भी किसी भी मशीन में आप वाइंडिंग यूज़ करेंगे तो कॉपर की ही करेंगे, कॉपर वाइंडिंग ही यूज़ करते हैं हम। ट्रांसफार्मर भी हो, चाहे वो डीसी मशीन हो, चाहे इंडक्शन हो, चाहे सिंक्रोनस हो, कोई भी हो, सब में कॉपर ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज इंडक्टर। इंडक्टर पे चलिए मैं कुछ देर में वापस आता हूँ। सिंबल देख लेना ही इंडक्टेंस, तो मतलब रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस हमें हर जगह मिलने वाला है, हर मशीन में। पहले कवर करते हैं मैग्नेटिक सर्किट्स को। So what is a magnetic circuit? First of all, it is the path of magnetic flux. What is magnetic flux? It is the total number of magnetic lines of force, okay, which is flowing through any surface, any conductor. And magnetic lines of force वो क्या होता है? Let me share my screen paint as well. थोड़ा बेसिक ही कवर करना है तो बेसिक से ही बताता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आगे हर जगह यूज़ होने वाली हैं। Now consider this is the magnet, North Pole and South Pole. Now we imagine North Pole, single North Pole. It is imaginary. Practically North and South Pole always come in pair. अलग से नहीं होता, नॉर्थ अलग नहीं होगा, बट दिस इज ए इमेजिनरी नॉर्थ पोल. Now north and north both will repel, and south pole will attract this north pole. So this is one of the path which north pole will follow when it is placed in the magnetic field. So this is the line of force, magnetic line of force. ठीक है, इस तरह से कितनी लाइन बनती है एक बार मैग्नेटिक फील्ड के अंदर? ये भी हो सकती है, इधर से भी. Now consider one surface, solid conductor here. So 1, 2, 3, 4. 4 magnetic lines of force are crossing this surface. So this means this is the flux. फाइव से डिनोट करते हैं इसको. हाँ, दिस आर कंटिन्यूस. ये हम इमेजिन करते हैं कि लाइन अंदर भी होती हैं इसके अंदर, मैग्नेट के अंदर. सो दे आर कंटिन्यूस लाइन्स. सो व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स. इस केस में जैसे 4 हैं, 4 मैग्नेट लाइन्स यहाँ से जा रही हैं, 4 लाइन्स. सो फ्लक्स इज 4. वेबर इज द यूनिट, वेबर.
So magnetic circuit, basically, this is the path for the flux to flow. Okay, one more thing we will consider here, that is the types of magnets. Starting में बता देता हूँ. Types of magnets means how many type of magnets are there. So broadly considering two types, natural and artificial. One more category is permanent and temporary. Okay, so a permanent magnet or a temporary magnet. So what is a permanent magnet? Which always exhibits magnetism. Magnetism means जैसे the property to attract metal or the iron. That is magnetism. जिसमें permanent means हमेशा, magnet वो हमेशा बना रहेगा. Temporary वो कुछ टाइम के लिए magnet रहता है, फिर वापस normal metal बन जाएगा. So one type of temporary magnet is electromagnet. ठीक है, नाम याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेट मीन्स जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, जब तक वो उस मैग्नेट बना रहेगा. इलेक्ट्रिसिटी जो है सप्लाई हमने बंद की, फिर वो मैग्नेट नहीं रहेगा, वापस मेटल बन जाएगा. तो जितने भी मशीन्स में मैग्नेटिक फील्ड हमें क्रिएट करनी होती है, हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ करते हैं. परमानेंट भी यूज़ करते हैं पर उसका यूज़ कम होता है. मेनली इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ही यूज़ होते हैं इसमें हर जगह. Okay, so similar case is here in this figure, two circuit shown in figure A and B. ठीक है, phi, that is the flux, it is flowing. So magnetic circuit is this core, square shaped जो core है, ये एक magnetic circuit है. L is the length, phi is the total flux which is flowing inside the core. Okay, so magnetic field. What is a magnetic field? It is a field around a magnet where its effect or the influence that can be experienced. Okay, मैग्नेट होता है, उससे कुछ दूरी पे हम कोई मेटल लेके आते हैं, ठीक है, तो मैग्नेट उसको अपने पास अट्रैक्ट करता है, तो वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड है. मैग्नेटिक फील्ड से बाहर हम उसको मेटल को रखेंगे तो अट्रैक्ट नहीं करेगा उसको, आयरन को. ठीक है, तो जिस एरिया में हम उसका इन्फ्लुएंस, उस मैग्नेट का इफेक्ट उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो एरिया होता है मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, सो मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज दैट, okay, so magnetomotive force means the force which is causing a magnetic field. So N into I is the current, N is the number of turns. Like in the previous case we saw, how many turns are there in this case? 1, 2, 3, 4. 4 number of turns. So in this case, first figure A, 4, N is 4. In the second, 3, N is equal to 3. 3 number of turns are there. So the unit of this magnetomotive force is एम्पियर टर्न्स. ये चीज़ें खैर हम यूज़ करते हैं, थोड़ी जो मैथमेटिकल डेरिवेशंस होंगी उसके अंदर हम यूज़ करेंगे इन टर्म्स को. जैसे हम उसमें पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी के केस में, इलेक्ट्रिसिटी में क्या करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, फ्लक्स फ्लो करता है. ठीक है, इसी तरह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी में होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कि मतलब एक सेल है, एक बैटरी है, तो कितना हमें एनर्जी दे रही है. इसी तरह से मैग्नेटिक सर्किट के अंदर होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स, कि जिसकी वजह से जो है ये फ्लक्स जो है फ्लो करेगा.
मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रिएट होगी। ओके, नेक्स्ट टर्म इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इट इज फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है, इंटेंसिटी मतलब कितना, मतलब दबाव कितना है उसका, इंटेंसिटी, इंटेंस कितना है जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड है, तो कितना फोर्स है हमारे पास उसको डिवाइड कर देते हैं लेंथ से, मीन्स MMF मैग्नेटोमोटिव फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो एम्पियर टर्न्स यूनिट थी फोर्स की, मीटर यूनिट है लेंथ की, सो एम्पियर टर्न्स पर मीटर, दिस इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अनदर थिंग इज फ्लक्स डेंसिटी। डेंसिटी हिंदी में हम क्या बोलते हैं, घनत्व जो बोलते हैं। सो द कंसंट्रेशन ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इन ए मैग्नेटिक सर्किट। कंसंट्रेशन तो कितनी कंसंट्रेटेड है, तो टोटल कितनी लाइंस आ रही थी, जो अभी हमने एक केस यहाँ पे स्टडी किया था, ये हमारा एक सरफेस था ये वाला फर्स्ट, इसके ऊपर 4 लाइंस आ रही थी, 4 लाइन ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया। तो स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया लगा लो, साइड स्क्वायर मान लो, सो लाइंस डिवाइडेड बाय द एरिया, दैट इज द डेंसिटी। सो फाई डिवाइडेड बाई ए, फ्लक्स की यूनिट है वेबर, एरिया यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर, सो वेबर पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एरिया। इसके बाद में हाँ एक टेस्ला, ये भी एक यूनिट है इसी की। टेस्ला के बारे में खैर आगे भी पढ़ेंगे, साइंटिस्ट भी रहे थे, काफ़ी कुछ इनका कंट्रीब्यूशन रहा था इलेक्ट्रिसिटी में। हाँ, अब जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस, मैग्नेटिक सर्किट के अंदर सिमिलर कंडीशन आती है रिलक्टेंस। ठीक है, कुछ कुछ सिमिलरिटीज देखिए, करंट फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट में, और फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो करता है मैग्नेटिक सर्किट में। ठीक है, करंट फ्लो करता है EMF की वजह से, कितना हमने EMF अप्लाई किया है, और ये फ्लक्स फ्लो करता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स की वजह से, MMF की वजह से। ठीक है, थर्ड टर्म अपोजिशन टू द करंट, दैट इज रेजिस्टेंस, एंड अपोजिशन टू द दिस मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज रिलक्टेंस। ठीक है, तो हम इस सिमिलरिटीज, मतलब जो कंपैरिजन है वो देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट के अंदर कितनी सिमिलरिटीज हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज, हाँ यूनिट क्या है, एम्पियर टर्न्स पर वेबर, रिलक्टेंस मीन्स, रेजिस्टेंस जो है एम्पियर टर्न्स, यूनिट ऑफ फोर्स डिवाइड बाई फ्लक्स, एम्पियर टर्न्स पर वेबर। ठीक है, एक टर्म आती है परमिएबिलिटी। ठीक है, सिंबल होता है म्यू, ये रिलेट करती है फ्लक्स डेंसिटी और फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B, इनका रेशो होता है B/H, दैट इज म्यू। ठीक है, यूनिट क्या हो गई, फ्लक्स की यूनिट क्या है वेबर, और इसकी फील्ड इंटेंसिटी की एम्पियर टर्न मीटर। हाँ, ये कंपैरिजन है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर, म्यू नॉट से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू जो है ये फिक्स है 4.2 × 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर टर्न मीटर। ऐसे ही रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है, मतलब कितना जो है ये फ्लक्स को अलाउ करेगी अपने अंदर फ्लो करने से, कोई भी एक जो मीडियम है, तो फ्री एयर है, इसी तरह से कोई मेटल है, कोई कंडक्टर है जिसका हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में, हर टाइप की मशीन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होगा।
तो कितना फ्लक्स किस जो है मीडियम के थ्रू जो है फ्लो कर सकता है। तो फर्स्ट केस में क्या था, फ्लक्स फ्लो कर रहा था इस सॉलिड कंडक्टर के अंदर, सो परमेबिलिटी ऑफ दिस कंडक्टर। सेकंड केस में बीच में कंटिन्यूस नहीं है मीडियम, एयर गैप है, फिर से एक रोटर बना हुआ है आयरन का, मतलब आयरन फिर से है, वो पहले आयरन है, फिर एयर गैप है, फिर एक और जो है सर्कुलर ये स्फेरिकल जो आयरन फिर है। तो फ्लक्स यहाँ पे फ्लो कर रहा है पहले इस मीडियम के अंदर, आयरन के अंदर, फिर फ्री एयर के अंदर, फिर एयर से फिर से इस मीडियम के अंदर, यहाँ फिर से एयर के अंदर और फिर से आयरन के अंदर, इस तरह से फ्लो हो रहा है। तो जब तक ये इसके अंदर है, मीडियम के अंदर है, आयरन के अंदर है, तो आयरन की जो परमेबिलिटी है वो अलग है, एयर की परमेबिलिटी वो अलग है, तो करस्पॉन्डिंग इसके ऊपर इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो हमने स्टैंडर्ड लेते हैं फ्री एयर की, परमेबिलिटी ऑफ फ्री एयर, जिसकी वैल्यू अभी देखी थी। परमेबिलिटी ऑफ फ्री एयर, बाद में रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, ये बेसिकली रेशो होता है परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। जैसे इस केस में आयरन था, पहले आयरन में फ्लक्स जा रहा था, फिर एयर में आ गया, फिर आयरन में चला गया, फिर एयर में, फिर आयरन में। तो आयरन की कितनी परमेबिलिटी थी, फ्री एयर की कितनी परमेबिलिटी है, इनका रेशो वो होता है रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली थोड़ा थोड़ा हमने पढ़ लिया था। फील्ड अराउंड जो है ये मैग्नेट, एनी टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो केस ए जो है यह है परमानेंट मैग्नेट। हालांकि इसका यूज़ हम बहुत कम ही पढ़ेंगे हमारे सब्जेक्ट में, कुछ टाइप की मशीन्स होती हैं परमानेंट मैग्नेट जो यूज़ करती हैं। ठीक है, सेकंड केस इज फील्ड अराउंड ए स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, सो दिस इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट। वायर कैरिंग करंट, करंट जा रहा है मीन्स ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, दिस वायर इज एग्जिबिटिंग मैग्नेटिज्म, सो दिस इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट। जहाँ इसमें करंट हमने ख़त्म किया, सप्लाई कट की, इसका मैग्नेटिज्म जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड जो इसके अक्रॉस, इसके चारों तरफ बनी हुई थी, वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, थर्ड केस, और ये मोस्टली आप यूज़ करेंगे, फील्ड फॉर ए कॉइल ऑफ वायर, इन द सेंटर देयर इज सम आयरन कोर। आयरन कोर के ऊपर हमने वाइंडिंग की है, मतलब वायर्स को ऊपर से वाइंड किया हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, अब इसके अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है, ठीक है, वन एंड इज एक्टिंग एज ए नॉर्थ पोल, अनदर एंड इज एक्टिंग एज ए साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अरेंजमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ ए मशीन। तो मशीन में बेसिकली इसी टाइप का ही हम अरेंजमेंट यूज़ करते हैं। एक कोर होती है, कोर के ऊपर जो है वाइंडिंग लगी होती है। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ ये पोल्स ये हैं, और आई करंट इसके अंदर से फ्लो हो रहा है। तो बेसिकली कोई भी मशीन है चलती है तो कैसे चलती है, हम ये करंट आई यहाँ से सप्लाई करते हैं, यहाँ से बाहर से, बस ये हमारा होता है इनपुट। इसके बाद में करंट अंदर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड सम टाइप ऑफ जो है फोर्स या टॉर्क जो क्रिएट होगा वो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड कैन बी विजुअलाइज्ड एज लाइंस ऑफ फ्लक्स दैट फॉर्म क्लोज्ड पाथ्स। ठीक है, पता कैसे हम लगा सकते हैं, कंपास से। ठीक है, नहीं तो खैर और भी रूल हैं इसमें, राइट हैंड रूल भी है कि कैसे हम उसके बारे में पता लगाएं, करंट की और फील्ड के बीच का रिलेशन, डायरेक्शन क्या होगी इसकी। ठीक है, तो तीन टाइप के अरेंजमेंट यहाँ हमने देखे हैं। ए परमानेंट मैग्नेट, बी सिंगल एक स्ट्रेट वायर है, करंट कैरिंग वायर, जब तक करंट है इसमें जब तक ही बस मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल रही है। एंड थर्ड ये जो है कोर है, कोर के ऊपर बाइंडिंग की है, और जो बाइंडिंग थी उसमें हमने करंट जो है अप्लाई किया है,
इस करंट की वजह से जो कोर है ये मैग्नेटाइज हो गई है, ठीक है, और इसके नॉर्थ साउथ पोल से क्रिएट हुए हैं, और इसी की वजह से ये एज ए मैग्नेट ही बिहेव कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है। हाँ, नाउ टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ये जो कर्व बनी है इसको हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप। बहुत इंपॉर्टेंट ये करेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक है इसकी। इसमें क्या है, B एंड H, H was magnetic field intensity, B was magnetic flux density। तो ये कैसे आपस में चेंज होती हैं, ठीक है, मतलब हमने, हाँ ये अरेंजमेंट जो ए जो है डायग्राम ए, इसमें एक सर्कुलर जो है, ये हमारे पास रिंग है, कोई मेटेलिक रिंग है, इसमें हमने आई जो है करंट इसमें हमने अप्लाई किया है, बी वोल्टेज लगाई है और आई करंट फ्लो हो रहा है। ड्यू टू दिस आई करंट आई, ये जो है मैग्नेटाइज हो गया, रिंग जो है ये मैग्नेटाइज हो गया। इसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटाइज हो गया, ऐसे मैग्नेट बिहेव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, मतलब इसके पास में हम कोई आयरन का पीस लेके आएंगे तो ये अट्रैक्ट करेगा उसको अपनी साइड में, ठीक है। इसके बाद में फ्लक्स क्रिएट हुआ है, मीन्स द लाइन्स ऑफ फोर्स, फ्लक्स क्रिएट हुआ और फील्ड क्रिएट हुई, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। अब अगर हम इस करंट को बढ़ाएंगे सो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी इंटेंसिटी वो बढ़ती जाएगी, मतलब फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएगी करंट ज़्यादा होने की वजह से। करस्पॉन्डिंगली फ्लक्स भी बढ़ेगा, जैसे जैसे हम करंट को बढ़ा रहे हैं। बेटा ध्यान से समझना है जो बता रहा हूँ, और ना समझ आए तो पूछ लेना, दोबारा बता दूंगा। अरेंजमेंट हमारे पास क्या है कि एक कोर है, स्फेरिकल कोर है, इसमें हमने वाइंडिंग जो है ये लगाई है, ठीक है। नाउ वी हैव अप्लाइड वोल्टेज V and due to this voltage current I that is flowing and it has magnetized this core, the spherical core, and as we increase the current I or increase the voltage that is increasing the current, the magnetic field intensity increases, ठीक है। फील्ड जो है ज़्यादा स्ट्रांग होने लगेगी, फिर ज़्यादा हम यहाँ से हम इसको सप्लाई लगाएंगे तो मैग्नेट ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा, मतलब फील्ड इंटेंसिटी विल इंक्रीज and correspondingly the flux density that will also increase, okay, दोनों चीज़ें बढ़ेंगी, फ्लक्स भी ज़्यादा होगा, फील्ड भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, डिपेंडिंग ऑन हम सप्लाई कितनी बढ़ा रहे हैं। उसके बाद में, लेकिन ये लीनियर नहीं है, इट इज़ नॉट लीनियर। व्हाट इज लीनियर मीन्स देयर शुड बी a straight line between B and H, like in the Ohm's law, voltage and current we plot a graph, then there is a straight line, but it is not straight line. The change in the flux density with the field intensity H, that is not linear. From point 1 to point 2, the flux density B is increasing very slowly, बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। ये तो स्ट्रेट होती तो बिल्कुल यहाँ से स्ट्रेट लाइन बन जाती। एक मिनट पेंट में शेयर करता हूँ। हाँ, वन मोर थिंग, एक चीज़ और आपसे शेयर करनी थी पहले। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, which value should be plotted on the x axis and which value should be plotted on the y axis? Although ग्राफ जो बनता है आप इसको इंटरचेंज भी कर दो तो वैल्यू तो खैर सेम ही रहेगी, बना सकते हैं हम, लेकिन यूजुअली हम बनाते नहीं हैं, वैल्यूज हम फिक्स रखते हैं कि एक्स एक्सिस पे हमें क्या लेना है। वोल्टेज करंट का केस आपने पढ़ा था, ओम्स लॉ के अंदर पढ़ा था, तो वी को आपने इधर लिया था और आई को वाई एक्सिस पे लिया था।
इसको हम इंटरचेंज करते नहीं है, बहुत रेयर केस होते हैं जहाँ हम इनको एक्सचेंज करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे कि इधर वाली क्वांटिटी एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी को हम वाई पे ले जाएंगे, ठीक है। तो विच वैल्यू शुड बी प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस, क्योंकि ग्राफ हम पढ़ेंगे कई तरह के मशीन्स के, एक्स एक्सिस पे कौन सी वैल्यू लेनी है और वाई एक्सिस पे कौन सी लेनी है। सो एक्स ऑलवेज वी सिलेक्ट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, and on the y-axis we select the dependent variable, means this value, जैसे x यहाँ पे हम लेते हैं, y यहाँ पे हम लेते हैं, तो ये हमारा फंक्शन कुछ इस टाइप का होता है 4x, so x is the independent value, independent variable, means x we can increase, we can decrease, anything we can do with x, it is independent. But y is dependent, y is increasing because x is increasing, so y is dependent on x. सो वोल्टेज करंट के केस में क्या होता है, वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन वोल्टेज द करंट विल इंक्रीज, ठीक है। सो इन ऑल ऑफ दैट, मोस्टली इन एनी केस, नॉट ओनली इन दिस सब्जेक्ट, इन एनी सब्जेक्ट मोस्टली विल फाइंड द सेम प्रिंसिपल, दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल विल बी यूज्ड ऑन द एक्स एक्सिस. In this case, BH curve or the hysteresis, we are increasing the value of the current and the field is increasing, and due to this field the flux is increasing. So linear होता तो बिल्कुल ऐसी straight line बनती, so it is not linear, it will increase like this. Then यहाँ से 0.1 to 0.2 very slow increase, then sudden increase, then again slow. अब इसमें देखना 1 से 2 तक there is a very slow increase in B, then a sudden increase, then again slow, and after 0.3 saturation. What does this mean, saturation? Magnetic saturation means after this value, यहाँ तक हम पहुँच जाते हैं, उसके बाद में हम करंट को बढ़ाते रहें, B जो है फ्लक्स, ये इंक्रीज नहीं होगा, सैचुरेट हो चुका है अभी, इनपुट बढ़ाते रहोगे आउटपुट नहीं बढ़ेगा. This is the maximum value. After that the core is saturated. So this is the case of magnetization. We have magnetized this core from 0.1 to 0.3. ठीक है. Now 0.3 to 4, ये क्या है, हमने इस करंट को रिवर्स कर दिया है, अब उल्टी तरफ को चला रहे हैं हम. तो जो मैग्नेटाइज हुआ था इस डायरेक्शन में, नॉर्थ अगर यहाँ एक तरफ आया था, सॉरी साउथ दूसरी तरफ आया था, तो अब ये इंटरचेंज हो जाएंगे, फील्ड रिवर्स हो जाएगी. नॉर्थ टू साउथ थी, अब नॉर्थ अगली तरफ चला गया, साउथ पहले की साइड आ गया, इंटरचेंज हो गया. Okay, we have reversed the current, this will reverse the field, correspondingly the flux density will start reversing. पहले इंक्रीज हुआ था, अब डिक्रीज होगा, एकदम से पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं जाएगा, पॉजिटिव से कम होते होते जीरो होगा, जीरो से फिर नेगेटिव की तरफ जाएगा, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन. नेगेटिव मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन. So 3 to 4 means at 0.4 H the field intensity is 0, मतलब हमने रिवर्स कर दिया था, ये कम होकर 0 आ गई है. करंट को हमने कम कर दिया, मतलब बेसिकली हमने क्या किया, हमने करंट को कम किया है. करंट पहले 0 था, हमने बढ़ाया, एक वैल्यू तक लेके गए, 3 पॉइंट तक पहुंच गए, फिर हमने करंट को कम करना स्टार्ट किया, 0 तक ले आए, तो H हैज़ बिकम 0, बट B इज नॉट 0. फ्रॉम 1 to 4 दिस ड्यूरेशन वैल्यू 1 से 4 तक की जो है, इतना अभी फ्लक्स इसके अंदर है, कोर के अंदर. ठीक है, समझ लेना इसको. करंट 0 हो चुका है, लेकिन मैग्नेटिज्म जो फ्लक्स था वो 0 नहीं हुआ है अभी भी, ये है इसके अंदर. ठीक है, इसी पे एक क्वेश्चन था, खैर क्वेश्चन आप अभी पूरा नहीं समझोगे. एक बार एक स्टूडेंट बोला काफ़ी पहले, खैर क्वेश्चन तो उसका कुछ और था, उसने बोला इस तरह से कि जनरेटर को चलाने के लिए बिजली कहाँ से आएगी ना. तो सामने टीचर खड़े बोला, अरे जब बिजली है तो तू जनरेटर को चला ही क्यों रहा है, हटा जनरेटर को, सीधा कनेक्ट कर दे उसे लोड को. तो ये खैर आपको आगे
इस टाइप की सिचुएशन मिलेंगी कि जनरेटर के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट चलेगा जब हमने इलेक्ट्रिसिटी लगाई है। अब अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी अब खैर ये थोड़ा आपको अभी कंफ्यूजिंग लगेगा, आपने डीसी जनरेटर पढ़ा, सेल्फ एक्साइटेड, ये उसके अंदर आती है प्रॉपर्टी कि जो वो इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है जनरेटर, उसी में से कुछ इलेक्ट्रिसिटी इसको यहाँ पे लग रही है जो कोर बनी है इसको मैग्नेटाइज करने के लिए। तो क्वेश्चन ये होता है कि जब तक वो जनरेटर चला नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बन नहीं रही है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ही कैसे बन गया, और बिना मैग्नेट के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे हो गई? तो दैट इज ड्यू टू रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। ये 1 to 4 जो वैल्यू है, दिस इज रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इसका क्या मतलब था, करंट था पहले कम था, हमने बढ़ाया 1 से 3 तक की हमारी कर्व बनी, फिर हमने इसको वापस डिक्रीज करके 0 कर दिया करंट को। अब हमने इसको रिवर्स किया है, पोलैरिटी जो है पोल की हमने चेंज कर दी है। ठीक है, अब जो है करंट रिवर्स चल गया तो फील्ड रिवर्स हो गई, एच जो है अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में। अब ये बी डिक्रीज होकर 0.5 5 पॉइंट पर बी 0 हुआ है, फ्लक्स जो है अब 0 हुआ है जाके। ठीक है, मतलब पहले करंट हमने 0 कर दिया था तो फ्लक्स जो है 0 नहीं हुआ था, फ्लक्स 0 हुआ है जब एच की वैल्यू 5 तक आ गई है, -5, मतलब इसको नेगेटिव में मान के चलो, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, करंट को अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करेंगे, वोल्टेज को, मतलब वोल्टेज को करेंगे, करंट भी अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होगा। तो सेम ऐसी कर्व बनेगी, जैसे 3 से 4 हम आए थे, इसी तरह से 5 के बाद हम वापस यहाँ आगे तक जाएंगे। ठीक है, तो रेजिडुअल फ्लक्स जो था 1 to 4, ये एक आपके लिए आगे यूज़ होगा और ज़रूरी रहेगा। अच्छा, उसके बाद में 5 के बाद फिर से यही कर्व बनी थी, जैसे 3 से 4 की बनी थी, इस टाइप से। फाइनली इस पॉइंट पे आके फिर से सेचुरेशन हो गया, सेचुरेशन इधर नेगेटिव डायरेक्शन, इसमें देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम गए थे और यहाँ से इधर 0.1 से लेके 4 था, 4 से हम और हमने करंट को नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाया था, तो 0.5 पे करंट जो है, सॉरी फ्लक्स 0 हुआ था। दिस वाज रेजिडुअल फ्लक्स 1 से 4, दिस इज रेजिडुअल फ्लक्स। इसका मतलब क्या है, जनरेटर बंद है, चल नहीं रहा, स्टार्ट हमने नहीं किया, ऑपरेट नहीं किया, फिर भी उसके अंदर कुछ फ्लक्स रह जाता है। ये एक चीज़ याद रखना बस, कि वो पूरी तरह से फ्लक्स 0 नहीं होता। फिर हमने इसको आगे और नेगेटिव डायरेक्शन में करंट को बढ़ाया, तो ये फिर से यहाँ पे सैचुरेशन आ गया, 6 मान लो इस पॉइंट को। ठीक है, अब हमने फिर से करंट को डिक्रीज करना शुरू किया, फिर इस टाइप की कर्व बनेगी यहाँ पे, इस पॉइंट पे एच 0 है, 7 मान लो इसको, लेकिन बी 0 नहीं है, करंट 0 हो गया, एच जो है फील्ड 0 हो गई, लेकिन फ्लक्स 0 नहीं हुआ है। फ्लक्स 0 होगा जब हम इसको यहाँ तक ले आएंगे, ये 3 मान लो, 7 है, इसको 8 मान लो, 0.8 पे जाके फ्लक्स 0 होगा, फिर ये आगे ऐसे ही जाएगा और इधर। ठीक है, ये कर्व जो है इस तरह से बनती है। ठीक है, हमने क्या किया था, करंट था, वोल्टेज जो वी अप्लाई कर रहे थे उसको बढ़ाया था 1 से लेके 3 तक, फिर हमने घटाया, फिर से 0 कर दिया 4 तक, फिर अपोजिट डायरेक्शन में हमने सप्लाई बढ़ाई, तो फील्ड रिवर्स हो गई, फ्लक्स उसके बाद में 5.0 हुआ, फिर फ्लक्स भी रिवर्स हो गया यहाँ पे। उसके बाद में फिर से इसको डिक्रीज करना शुरू किया, वी को नेगेटिव डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहे हैं। अब पहले +5 वोल्ट था, अब -5 वोल्ट पे चले गए। माइनस मीन्स हमने पोलैरिटीज रिवर्स की हैं, पॉजिटिव इस केस में ऊपर है तो सेकंड केस में नीचे है यहाँ पे। अच्छा, टाइम भी हो गया लगता है, चलिए ठीक है, मैं अटेंडेंस को रिपोर्ट में से डाउनलोड कर लूँगा। सारे आए हैं वैसे तो ना। हाँ,
ठीक है, चलिए फिर मीटिंग एंड कर देता हूँ मैं आके, बाकी अगली क्लास में एक्सप्लेन कर लेंगे आगे का ना। ओके सर। थैंक यू सर। चलिए।